हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने क्या बात की थी? करंट इलेक्ट्रिसिटी नए चैप्टर की बात की थी। क्या सीखा था हमने? सबसे पहले करंट की धारा की परिभाषा पढ़ी थी। धारा की परिभाषा प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के मान को या आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा की का मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। फिर हमने बात की थी कि धारा क्यों प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। यस। और फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। इलेक्ट्रॉनों का बैटरी के ऋणाग्र से बैटरी के धनाग्र की और किसी चालक से होकर गति करते समय औसत वेग, उसका क्या कहलाता है? अपवाह वेग या अपवहन वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। यस, ओके। फिर अपवहन वेग का सूत्र निकाला था, फिर धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध ज्ञात किया था। यस, ये बात हम कर चुके, पर धारा की बात अभी पूरी नहीं है। धारा के बारे में थोड़ी सी बात और करें। आपको ये बताना है कि धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है? ये सदिश राशि है या अदिश राशि है? आपको ये बताना है। कैसे बताएंगे जी? सुनिए, आपने धारा के बारे में कहा था कि धारा की दिशा तो होती है। धारा की दिशा किधर होती है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। यानी कि एक बात संतुष्टि हो गई कि हाँ सब धारा की दिशा तो होती है। दूसरी बात, धारा का परिमाण भी होता है क्या? हाँ, क्या बनाया था आपने धारा के परिमाण को? I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी मतलब आवेश प्रवाह की दर। और इसको किस में लिखते थे आप लिखते थे कूलम प्रति सेकंड में या एम्पियर में। बोलो हाँ या ना? तो एक ऐसी राशि जिसमें की दिशा भी होती है, जिसका परिमाण भी होता है, जिसकी एक निश्चित दिशा है, जिसका कुछ परिमाण भी है, ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां कैसी होती हैं? सदिश राशियां। हाँ या ना? तो विद्युत धारा को कैसा होना चाहिए? सदिश राशि होना चाहिए, परंतु ये सदिश राशि नहीं होती। विद्युत धारा सदिश राशि नहीं होती। विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्यों होती है जी? ये बड़ी विचित्र बात बताई सर आपने कि सर एक ऐसी भौतिक राशि, सदिश की परिभाषा क्या कहती है? वे भौतिक राशियां जिनका कुछ निश्चित परिमाण भी होता है और एक निश्चित दिशा भी होती है, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। हाँ या ना? कि सर धारा की दिशा भी होती है? हाँ होती है। धारा का परिमाण भी होता है? हाँ होता है। तो फिर ये सदिश राशि होनी चाहिए? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती। क्योंकि धारा कैसी राशि बताई आपने? अदिश राशि। क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती। क्या मतलब हुआ इसका? आप समझो। ये एक चालक है, प्रतिरोध से दर्शाते ना चालक, धारा चालकों से प्रवाहित होती है ना? ओके। ये एक बैटरी है। यहां से बैटरी से कितनी धारा निकली? I, और यहां पहुंची। यहां जाने के बाद इसको जंक्शन मिल गया, तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। मान लेते इधर कितनी धारा गई? I1, इधर कितनी धारा गई? I2। राइट? ओके। अब आप मेरी बात सुनो। अगर ये 4 एम्पीयर धारा थी जिसमें से 1 एम्पीयर इधर चलेगी तो यहाँ कितनी जाएगी? 3 एम्पीयर। 2 एम्पीयर इधर चलेगी तो यहाँ कितनी जाएगी? 2 एम्पीयर। 2.5 एम्पीयर इधर चलेगी तो यहाँ कितनी जाएगी? 1.5 एम्पीयर। हाँ या ना? ओके। तो पहली बात तो इन दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग इस धारा के बराबर है। हाँ क्या ना? दूसरी बात, एक बल 10 न्यूटन इधर, एक बल 10 न्यूटन इधर, तो इनका परिणामी बल कहाँ होगा? बीचों बीच कितना? 10√2 न्यूटन। सदिश योग जब करेंगे तो परिणामी बल कितना आएगा? 10√2 न्यूटन। यहाँ पे ऐसा होगा क्या कि एक धारा इस तरफ है, एक धारा इस तरफ है, तो इनका परिणामी धारा इधर हो जाए? नो। इसका मतलब विद्युत धारा सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती है। और क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती, इसलिए ये एक अदिश राशि है। बोली बात क्लियर है? ओके। एक और बात करेंगे। कल लास्ट में आपने बात की थी धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा
अपवन वेग में संबंध पढ़ा था, क्या संबंध होता था? I बराबर NEAVD, यही पढ़ा था, राइट। और यहां पे वापस याद कर लो, N कौन होता था? इलेक्ट्रॉन घनत्व। जिस चालक पदार्थ को का उपयोग किया जा रहा है उस चालक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। कॉपर के लिए अधिक होता है, एल्यूमिनियम के लिए कम होता है, आयरन के लिए उससे भी कम होता है ना? ओके। दूसरी बात, ई कौन था? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ए कौन था? चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यस, ओके। अब सुनिए जरा, मैं यहां पे कहता हूं I इज प्रोपोर्शनल टू VD, विद्युत धारा अपवन वेग के समानुपाती है। यस, बात क्लियर है? ओके। और VD तो आपको पता ही है कौन है? VD कौन है? VD है अपवन वेग। मेरा यहां पे एक क्वेश्चन है, ये एक चालक है जिसकी लंबाई तो कितनी है? स्मॉल n, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, और आपको दिखाई देता है कि A2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा है, A1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है। इसको जोड़ा गया है एक बैटरी के माध्यम से, और अगर आपने बैटरी जोड़ दी है तो बैटरी के धनाग्र से बैटरी के ऋणाग्र की ओर धारा प्रवाहित होगी, हाँ या ना? तो यहां से धारा कितनी प्रवेश करी? I। तो यहां पे कितनी धारा बाहर निकलेगी? वो भी I। प्रश्न क्या पूछता है? ये चार ऑप्शन है कि जब हम इस चालक के अनुदिश दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग बढ़ेगा या घटेगा कि समान रहेगा, या चौथा ऑप्शन है हमें क्या पता, राइट। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढना है, और चौथा ऑप्शन तो कभी सही ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आपको नहीं पता है तो पता करना है, राइट। अब सुनो जरा क्या कहता हूं। देखो जी, आपने ये कहा जितनी धारा बैटरी से बाहर निकलेगी उतनी ही धारा बैटरी में वापस प्रवेश करेगी, क्योंकि आवेश संरक्षित होता है, राइट। पहली बात। दूसरी बात, जितने इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर बैटरी के ऋणाग्र से बाहर निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनाग्र पर वापस प्रवेश करेंगे। इसलिए तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है कि धनाग्र पर लगातार इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? इसका धनाग्र कम हो जाता है, है ना? ओके, आगे सुनो। तो जितने इलेक्ट्रॉन इस सिरे से प्रवेश करेंगे प्रति सेकंड, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से प्रति सेकंड बाहर निकलेंगे। यस, एक और इंपॉर्टेंट बात है, धारा प्रवाह के दौरान किसी चालक पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है। एक चालक लिया आपने, कॉपर का चालक लिया, कॉपर तांबे के चालक में अगर बैटरी से जोड़ दिया जाए तो एक सिरे से धारा प्रवाहित होगी, दूसरे सिरे से धारा बाहर निकलेगी, या एक सिरे से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और दूसरे सिरे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। परंतु जितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से वापस बाहर निकलेंगे। इसका मतलब ये चालक पहले कैसा था? उदासीन। तो अभी भी उदासीन है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए प्रति सेकंड उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बाहर निकल गए। तो धारा प्रवाह के दौरान किसी भी क्षण किसी चालक पर कुल आवेश शून्य होता है, वह उदासीन होता है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इस पे कुल आवेश क्या रहेगा? शून्य। अच्छा जी, इसका मतलब हो गया कि जितनी धारा I1 यहां से प्रवेश की उतनी ही धारा I2 यहां से बाहर निकली, और I2 का मान I1 के बराबर है। मैं क्या कहना चाहता हूं, इस पूरे चालक में कहीं से भी कोई भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लो, किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें धारा क्या है? नियत है।
तो धारा जब सब जगह पे समान रहेगी तो धारा का सूत्र क्या पढ़ा था आपने, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, और वी डी इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, I अपॉन एन ई ए, हाँ या ना। अब आप क्या कह रहे हो, दाईं ओर जाते समय क्या हो रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है, परंतु धारा क्या है, कांस्टेंट है, धारा क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाईं ओर जाते हुए अपवन वेग का मान घटेगा। बोली बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं ओम का नियम। देखो जी, आपने 10th क्लास में ओम का नियम पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी सिर्फ, और क्या नियम था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रहें, अब भौतिक अवस्थाओं से यहाँ पे क्या मतलब है, चालक समान पदार्थ का हो, चालक की लंबाई चौड़ाई समान रहे और चालक का ताप नियत रहे। चालक की विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई, चालक का ताप और चालक का पदार्थ तीनों सेम रहे, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के विद्युत विभवांतर के, चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या पढ़ा था कि चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर के मान के समानुपाती होती है। यस, एक बात। दूसरी बात, हम ऐसे विश्वास नहीं कर रहे। अब हम 12वीं क्लास में, 12th में, और 12वीं क्लास में हम तो ये बात सिद्ध होगी तभी मानेंगे। तो आपके पास दो सूत्र कल आपने पढ़े, एक तो पढ़ा था अपवहन वेग के लिए माइनस ई अपॉन स्मॉल एम इंटू टॉ, और दूसरा पढ़ा था आपने धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध क्या था, एन ई ए वी डी। मैं लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 व 2 से। बच्चों ध्यान से समझो क्या बात हो रही है, धारा I बराबर एन ई ए वी डी। समीकरण 2 में, समीकरण 1 से अपवहन वेग का मान निकाल के लिख रहे हैं, परंतु धारा तो कैसी राशि है, अदिश राशि। तो मुझे धारा का सिर्फ परिमाण लिखना है, और सिर्फ परिमाण लिखना है तो मैं अपवहन वेग का भी सिर्फ परिमाण लिखूंगा। ये समीकरण क्या बताती है कि अपवहन वेग का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। हमें पता ही है कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, हाँ या ना। ओके, तो वीडी का परिमाण क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ई अपॉन स्मॉल एम इंटू टॉ। तो आपके पास धारा के लिए जो सूत्र आया वो कितना आया, एन ई इंटू ई स्क्वायर ए टॉ अपॉन स्मॉल एम इंटू ई। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 3, राइट। ओके, अब एक बात बताइए, ये एक चालक है और चालक को जोड़ा गया है एक बैटरी से, और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है, V। और ये V जो है विभवांतरी कौन सा है, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कल आपको बताई थी बैटरी के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है विद्युत वाहक बल और एक होता है टर्मिनल वोल्टता। ये टर्मिनल वोल्टता है। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर था, दोनों में ये कहा गया था कि एक कूलाम आवेश को एक बंद परिपथ में प्रवाहित होने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा बैटरी द्वारा किया गया कार्य, परंतु विद्युत वाहक बल के लिए क्या कहा गया था, पूर्ण चक्र के लिए धनात्मक से धारा चली या आवेश प्रवाहित होना शुरू हुआ और धनात्मक तक ही वापस पहुंचा, उसके लिए किया गया कार्य तो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। और बैटरी के धनाग्र से निकलकर धारा को प्रवाहित होकर वापस ऋणाग्र तक एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में जो बैटरी ने ऊर्जा दी या बैटरी ने कार्य किया उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता। तो ये कौन है, टर्मिनल वोल्टता है, बैटरी का विभवांतर, राइट। ओके, ये एक चालक है जिसकी लंबाई तो है बेचारे की L और जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है बेचारे का कैपिटल A, ठीक है जी। ये बैटरी का धनाग्र है, ये ऋणाग्र है, तो ये उच्च विभव पर होगा तो ये सिरा धनाग्र की भांति और ये ऋणाग्र की भांति व्यवहार करेगा। तो इस चालक के अंदर कुछ विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यस, ओके। अब बात को समझो, आप में से कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती जल उठनी चाहिए। कैसे?
कि सर आपने ये कहा था कि चालक के अंदर ना तो विद्युत क्षेत्र होता है ना आवेश होता है, अब ये विद्युत क्षेत्र कहां से आया? तो जो मैंने कहा था वो कब कहा था? स्थिर वैद्युतिकी में कहा था। और स्थिर वैद्युतिकी में आवेश क्या होता था? स्थिर होता था, आवेश का प्रवाह नहीं होता था, आवेश गति नहीं करता था। अब यहां पे क्या हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है। अगर किसी चालक को कुछ आवेश दिया जाए और वो प्रवाहित नहीं हो रहा है तो वो उसकी बाह्यतम पृष्ठ पर होता है, अंदर उस चालक के अंदर ना तो कोई आवेश होता है ना कोई विद्युत क्षेत्र होता है। अब आपने क्या किया है? एक सिरे को बैटरी के धनाग्र से, एक सिरे को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ा है, तो अब धनाग्र से ऋणाग्र की ओर एक विद्युत क्षेत्र अवश्य होगा। बात समझ में आई? तो हम स्थिर वैद्युतिकी आवेश के स्थिर होने की बात नहीं करें, अब आवेश गति करा रहे हैं, राइट? तो ये उच्च विभव पर, ये निम्न विभव पर, इसमें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस विद्युत क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? कैपिटल ई वेक्टर, राइट? और विभवांतर, आपने विभवांतर सीखा था, क्या सीखा था? डेल्टा वी बराबर माइनस में ई सदिश डॉट डी सदिश, या विभवांतर बराबर माइनस का ई डी कॉस थीटा। यस, मैं यहां पे सिर्फ विभवांतर का परिमाण लिख रहा हूं, डेल्टा वी का परिमाण जो बैटरी के विभवांतर के बराबर है, और इसकी वैल्यू को क्या लिखूंगा? ई डी कॉस 0। इधर से इधर तक जाए तो विद्युत क्षेत्र भी इधर, विस्थापन भी इधर, दोनों के मध्य का कोण 0, और डी की जगह यहां पे मुझे लिखना चाहिए एल। पूछो क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र एल दूरी तक है। यस, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? एल, तो मैंने एल लिखा। तो आपके पास विभवांतर के लिए एक सूत्र आ गया E इंटू एल, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप लिखेंगे V अपॉन एल। इसको आप लिख रहे हैं समीकरण नंबर 4, और आपने कहा समीकरण 3 व 4 से। हाँ जी, क्या लिखेंगे? ये रही समीकरण नंबर 3, लिखो जी। I बराबर एन ई स्क्वायर टॉ ए अपॉन एम, और E को आपने लिखा V अपॉन एल, तो क्या आ जाएगा? I इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ ए अपॉन एम एल इंटू वी। ये एक संबंध आ गया। अब इस संबंध में आपको ध्यान से सारी बातें समझनी पड़ेगी। क्या n कौन है? n है इलेक्ट्रॉन घनत्व। यस अच्छा, इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करो तो चालक वही का वही है, कॉपर था कॉपर ही है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहेगा? समान। समान चालक का इलेक्ट्रॉन घनत्व हमेशा समान होता है, उसके संपूर्ण आयतन में भी समान होता है, राइट? तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि समान चालक है। नंबर 2, ए एन एल, ये ए और ये एल। ए कौन है? चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एल कौन है? चालक की लंबाई। और ओम के नियम में हमने क्या कहा था कि भौतिक अवस्थाएं समान हो तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या रहेगा? समान। तो ये भी समान रहेगा जी, ठीक है जी। एम और ई, एम कौन है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ई कौन है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये कैसे? ये भी सार्वत्रिक नियतांक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश सब जगह एक समान रहेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमेशा समान रहेगा। तो इनको मैं बोल रहा हूं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक नियतांक। यस, अब रह गया कौन? टॉ। टॉ के बारे में और समझो। टॉ कौन है? विश्रांति काल। विश्रांति काल को क्या कहते थे? रिलैक्सेशन टाइम। हाँ जी, अब आप समझो, विश्रांति काल जरूर चेंज हो सकता है अगर टेम्परेचर चेंज कर दे तो, ठीक है जी। क्यों? जरा ढंग से समझना। आपने चालक का ताप बढ़ा दिया, चालक का ताप बढ़ा दिया तो सभी इलेक्ट्रॉनों का ताप बढ़ गया। सभी इलेक्ट्रॉनों का ताप विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। और आपको क्या कहा गया था? हाँ, वापस से शुरू कर भाई। मैं आपको बात कर रहा हूं विश्रांति काल के बारे में। अगर चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का ताप भी बढ़ेगा। चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का ताप बढ़ेगा
तो सभी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की तापीय गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की तापीय गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चाल भी बढ़ेगी, और चाल बढ़ेगी तो टक्करें जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी टक्करें होंगी, मतलब दो क्रमागत टक्करों के मध्य का समय घटेगा, तो क्रमागत टक्करों के मध्य का औसत समय यानी कि विश्रांति काल भी घटेगा। तो ये क्या करता है, ताप पर निर्भर है। कौन? विश्रांति काल। ताप, चालक का ताप बढ़ा दोगे तो विश्रांति काल घटेगा। पर मैं यहां पे कह रहा हूं कि आपने तो ये कह दिया था ना ओम के नियम के लिए कि यदि भौतिक अवस्थाएं समान हो तो क्या कहेंगे, समान ताप पर समान रहेगा। कौन? विश्रांति काल। विश्रांति काल कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा, दैट्स इट। तो मुझे क्या क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि एन ई स्क्वायर टॉ ए अपॉन एम एल, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। कब? फॉर सेम मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर उस चालक का ताप भी नियत रहे, चालक का पदार्थ भी समान रहे, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी समान रहे, चालक की लंबाई भी समान रहे, यानी कि भौतिक अवस्थाएं समान रहे, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब जरा आना, आपने क्या सीखा था, आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ ए अपॉन एम एल इंटू वी, और ये पूरा का पूरा आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आप क्या कहेंगे, धारा समानुपाती विभवांतर। कब? जब भौतिक अवस्थाएं, जब चालक की भौतिक अवस्थाएं समान हो। और भौतिक अवस्थाएं समान होने का क्या मतलब हो गया? नंबर एक, ताप समान, चालक समान, चालक भी समान और चालक का ताप भी समान हो। बोलिए, बात क्लियर है क्या? ओके, तो पहली बात तो ये कि हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया ओम का नियम, ये हो गया ओम का नियम। ठीक है जी, हमने सीखा था, पूरी बात करते हैं, आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ ए अपॉन एम एल इक्वल्स टू वी। मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूं, वी इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए इंटू आई। इस पूरे को उधर ले गया, यानी कि v अपॉन आई इक्वल्स लिख सकता हूं एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। ये पूरी की पूरी राशि कैसी है, कांस्टेंट है, तो आपने लिख दिया इसको पूरे को कांस्टेंट। पर कांस्टेंट की शर्त ये थी, समान ताप पर समान चालक के लिए। चालक समान है तो इसका मतलब समान पदार्थ है, समान पदार्थ, चालक समान है तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी समान है। ठीक है जी, ओके। इसको, ये जो एक कांस्टेंट निकल के आया, इसको आप क्या कहते हो, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए को आप लिखते हैं आर, और ये आर कौन होता है, चालक का प्रतिरोध। क्या कहते हैं आप इसको, चालक का प्रतिरोध। और प्रतिरोध जैसा कि समझ में आ रहा है, प्रतिरोध का मतलब अवरोध। किसमें अवरोध? चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहेंगे, चालक का प्रतिरोध। क्या कहेंगे? चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह में चालक द्वारा उत्पन्न किया गया अवरोध उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। बोली, बात क्लियर है? ओके। एक बात और, क्या, सुनो जी, आपके पास आ गया R यानी कि प्रतिरोध बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। मैं यहां पे आपसे बात करना चाहता हूं, यदि समान पदार्थ के
भिन्न भिन्न चालक समान ताप पर हो। बहुत सारे कॉपर के बहुत सारे अलग अलग चालक, कॉपर के बहुत सारे अलग अलग चालक तार हैं। ठीक है जी, ओके जी। मैं क्या कहता हूं, आर को मैं दोबारा से लिख रहा हूं m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए। आपने क्या कहा, ताप समान, ताप समान तो टॉ भी कांस्टेंट, विश्रांति काल क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, नियत हो जाएगा। पदार्थ समान, पदार्थ समान होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व, कॉपर के लिए बहुत सारे चालक हो, कितने भी चालक हो, सबके लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व उस पदार्थ की विशेषता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहेगा, समान। एम एंड ई ये तो वैसे ही कौन है, सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है जी, एम और ई भी कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। समान ताप पर समान पदार्थ के भिन्न भिन्न चालक हैं तब, राइट। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, चलो, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, इसको लिखा जाता है रो से, रो, और इस रो को कहा जाता है चालक की प्रतिरोधकता। चालक की प्रतिरोधकता, या इसको कहा जाता है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ये सीखा जी आपने। और m अपॉन एन ई स्क्वायर को आपने क्या कह दिया, रो, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां ये जो रो है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, और चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान पदार्थ के लिए समान ताप पर नियत रहता है, राइट। एक बात। दूसरी बात, इस बात को अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या है, तांबे के दो चालक हैं जिनका ताप भी समान है, तो उनकी लंबाइयों का अनुपात क्या दे रखा है, 1:2, और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दे रखा है, 2:1। तो पहला उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, फिर उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, राइट। ओके, पहला तो यही क्वेश्चन है जी, यही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप बताना जी, दो तांबे के तार हैं, दोनों तांबे के हैं, दोनों के ताप भी समान है, हाँ या ना। ताप समान हो, पदार्थ समान हो, तो विशिष्ट प्रतिरोध तो समान ही रहेगा। यानी कि आप क्या कहेंगे, ρ1 इक्वल्स टू ρ2, यानी कि आप कहेंगे ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल्स टू 1:1। कुछ भी दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा बिल्कुल ना कहे क्या कि सर R इक्वल्स टू ρl/a, तो आप क्या कहेंगे कि सर ρ इज इक्वल्स टू RA/L। कोई भी मुझे ये कहने की कोशिश ना करे कि सर ρ समानुपाती A/L होगा, नहीं होगा जी, बिल्कुल भी नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों पदार्थों का ताप समान है, दोनों चालकों का ताप समान है, दोनों चालकों के पदार्थ समान है, तो उनके विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेंगे।
तांबे का समान ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध समान रहता है, राइट। अब आप आ जाओ किसके, उनके प्रतिरोधों का अनुपात। तो R इक्वल्स टू क्या था, रो L अपॉन A। तो यहां पे आप रो को क्या लिखेंगे, रो को लिखने की जरूरत नहीं, रो तो समान हो गया। आप लिखेंगे R समानुपाती L अपॉन A, तो आप लिखेंगे R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ऐसे ही लिखेंगे। लंबाइयों का अनुपात दे रखा था 1:2, तो आपने लिखा 1:2 गुणा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 2:1, तो नीचे 2 ऊपर 1, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू गया 1:4। दोनों चालकों के प्रतिरोधों का अनुपात हो गया 1:4। बोलिए बात क्लियर है? ओके, एक यहां पे बात और बचती है, क्या, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध आप इसको ऐसे लिख लो, आपके पास था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो आप लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू RA अपॉन L, ऐसे लिख तो सकते ही हैं, है ना। मैं कहता हूं यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो, वह अनुप्रस्थ काट वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या लिखेंगे, ये भी एक, तो रो बराबर क्या हो जाएगा R। यहां से एक परिभाषा निकल सकती है, क्या, एक ऐसा चालक पदार्थ जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता के बराबर होता है, यानी कि उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। हाँ या ना? सुनो जरा, सुनिए जी, परिभाषा आ गई, क्या, 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और 1 मीटर लंबाई के चालक का प्रतिरोध जो होगा वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, उसके कट करना, 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होगा वो उस चालक पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? यस, ओके, बंद करना। हाँ जी, क्वेश्चन है आपके सामने, 3 चालक हैं जिनके पदार्थ समान पदार्थ के बने हुए हैं और जिनके ताप भी समान है, राइट। ताप समान है, पदार्थ समान है, तो क्या हो जाएगा, उनकी प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, सेम। तीनों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध समान है। अब आपने क्या सीखा था, R इक्वल्स टू रो L बाय A, ठीक है जी। जो भिन्न भिन्न है वो बता दिया, जो समान है वो बता दिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए कुछ कहा नहीं, तो यानी कि तीनों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होंगे, लिखा नहीं है, लिखा होना चाहिए था। तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, ऐसा दे दिया, ठीक है जी। तो क्या कहेंगे, सीधे सीधे R समानुपाती L, तो आप क्या लिखेंगे, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इक्वल्स टू L1 अनुपात L2 अनुपात L3, यानी कि 1:2:3। सिंपल, बहुत साधारण प्रश्न है, राइट, ओके। हाँ जी, क्या प्रश्न है, 3 समान पदार्थ के चालक हैं जिनके ताप भी समान है, उनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2:3 है और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात 3:2:1 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो जी, पदार्थ समान, ताप समान, तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी समान। आप प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं, रो L बाय A,
तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, R समानुपाती L अपॉन A। तो अब क्या लिखेंगे आप लिखेंगे R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इक्वल्स टू L1 अपॉन A1 अनुपात L2 अपॉन A2 अनुपात L3 अपॉन A3। राइट, कैसे सॉल्व करेंगे? लंबाइयों का अनुपात दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 2 अनुपात 1, तो ये सब अनुपात में आ गए, हाँ या ना? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात 3। सही आंसर निकालने के लिए तीनों को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 3 से गुणा किया तो होगा 1, इसको 3 से गुणा किया 3, इसको 3 से गुणा किया 9। तो ये इनके प्रतिरोधों का अनुपात हो गया। बोली बात क्लियर है? एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है। यदि चालक को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा? देखो सुनो जी, पहली बात, पदार्थ वही है, पदार्थ समान है, उसी चालक को तो खींचकर लंबाई दुगनी की है, और ताप भी समान है, यानी कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध तो नियत रहेगा, समान रहेगा, हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, पहले ये एक चालक था जिसकी लंबाई L थी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A था, राइट? इसको खींचकर लंबाई दुगनी कर दी गई है। देखो जी, एक बात समझो, खींचकर लंबाई दुगनी की कर दी गई है। मान लो ये तांबे का तार था, तो तांबे का तो घनत्व, उसको खींचो चाहे मत खींचो, हमेशा घनत्व क्या रहेगा? समान। समान पदार्थ का घनत्व सभी परिस्थितियों में समान रहता है जब तक कि ताप में परिवर्तन ना किया जाए, हाँ या ना? ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, घनत्व को हम यहां पे लिखते थे स्मॉल d से, वो नियत है, राइट? दूसरी बात, तार को पकड़ के खींच देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाँ या ना? ना। तार को खींचकर अगर लंबाई बढ़ाने से उसका द्रव्यमान बढ़ता तो मैं आपको पढ़ा थोड़ी रहा होता। फिर मैं एक सोने का तार लेता, उसको पकड़कर खींचता, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता, काटता, फिर खींचता, फिर द्रव्यमान बढ़ जाता, फिर काटता, फिर खींचता, द्रव्यमान बढ़ जाता, और सोना बेच के मैं पैसा कमा लेता, फिर पढ़ाना नहीं पड़ता, हाँ या ना? नहीं। सुनिए, तार को खींचोगे तो तार वही है, उसका द्रव्यमान वही है, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी पर द्रव्यमान वही का वही रहेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, तार का द्रव्यमान भी समान ही रहेगा। मैं क्या समझा? घनत्व बराबर आपने पढ़ा था द्रव्यमान बटे आयतन, तो इससे आ गया आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, और तो आयतन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इस चालक का आयतन कितना था? A इंटू L इक्वल्स टू कांस्टेंट आयतन। यानी कि क्या समझ में आया? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लंबाई बढ़ाओगे तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा। इसको अगर आपने खींचकर लंबा कर दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। जब इसकी लंबाई बढ़कर 2L हो जाएगी तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A/2 हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ गई? एक बात, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, R इक्वल्स टू रो L बाय A, यहां से लिखूंगा R समानुपाती L अपॉन A, मैं लिखूंगा R2 बटे R1 इक्वल्स टू L2 बटे L1 इंटू A1 बटे A2। तो R2 बटा R1 इक्वल्स टू, हाँ जी, लंबाई कितनी हो गई? दुगनी। पहले L थी, अब कितनी हो गई? 12। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो गया? A1 था A, और अब हो गया कितना? A/2। L से L, A से A कैंसिल हुआ तो कितना आ गया आपके पास? R2 बटे R1 बराबर 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। यानी कि क्या है आपके पास? R2 बराबर 4R1, और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दे रखा है प्रश्न में? 5 ओम। तो आप क्या लिखेंगे? R2 बराबर 4 गुणा 5 यानी कि 20 ओम इसका प्रतिरोध हो गया, हाँ क्या ना? ठीक है। क्या समझा आपने? लंबाई बढ़ी इसलिए भी प्रतिरोध बढ़ा,
और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा रह गया, इसलिए भी प्रतिरोध दुगना हुआ। लंबाई बढ़ने के कारण दुगना और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा होने के कारण दुगना, यानी कि कितना हो गया? 4 गुना। बोलो बात क्लियर है? फिर से सुनो, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसे लिखता हूं R इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है, आपने क्या पढ़ाई? लंबाई, तो लंबाई से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दो, तो आपके पास क्या आएगा? R इज इक्वल्स टू रो L स्क्वायर अपॉन A इंटू L। A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L इसकी लंबाई, तो यानी कि क्या हो जाएगा? V। और आपने क्या सीखा था? प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट है, क्योंकि पदार्थ समान है, ताप समान है। और आयतन भी, खींचकर लंबाई बढ़ाने में आयतन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यानी कि सीधे सीधे क्या आ गया? R समानुपाती L स्क्वायर। यस, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे R2 बटे R1 इक्वल्स टू L2 बटे L1 का होल स्क्वायर। L2 की वैल्यू 2L, L1 की वैल्यू L का होल स्क्वायर, यानी क्या आ गया? R2 बटे R1 इक्वल्स टू 4, यानी कि R2 बराबर 4R1। बोलिए हाँ या ना? परंतु अगर प्रश्न कुछ ऐसा कहता कि लंबाई बढ़ाने के कारण उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1/3 रह गया, एक नया क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जी, क्या कि एक चालक का प्रतिरोध 1 ओम है, यदि इसे खींचकर लंबाई बढ़ाई जाए तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटकर 1/3 रह जाता है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? सुनो जरा, मैं क्या कहता हूं। मैं ये कहता हूं R2 R R R, हाँ चलो, R इक्वल्स टू आपने क्या सीखा था? रो L बाय A। इस बार प्रभाव किसका बताया गया है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या कहूंगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से नीचे और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से ऊपर गुणा करूंगा। क्या आएगा? R इक्वल्स टू रो L इंटू A क्या हो जाएगा? V, यानी कि आयतन, अपॉन A स्क्वायर। आयतन समान, खींचकर लंबाई बढ़ाई गई है तो आयतन भी समान और विशिष्ट प्रतिरोध भी समान। बोलो क्या लिखेंगे? R समानुपाती 1 अपॉन A स्क्वायर। यानी कि सॉल्व कैसे होगा? R2 बटे R1 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, यानी कि A1 का मान A, A2 का मान A बाय 3 का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास आएगा R2 बटे R1, A से A कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो R2 बराबर 9R1, यानी कि R2 बराबर 9 गुणा 1, यानी कि R2 बराबर 9 ओम। तो हम यहां पर एक नियम लिख लेते हैं, क्या? जब हाँ जी, क्या बोला मैंने बोला कि अगर खींचकर लंबाई बढ़ाई जा रही हो तो आयतन क्या रहेगा? नियत। आयतन कितना होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो इसका मतलब हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई बढ़ेगी तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा। लंबाई और R इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? रो L बाय A, ये लिखते हैं ना। अब सुनो, लंबाई बढ़ने के कारण भी प्रतिरोध बढ़ेगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने के कारण भी प्रतिरोध बढ़ेगा। यस, तो मैं हिंदी में अगर बोलूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? दो बातें समझ में आई डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ये दोनों में से कोई एक काम मिलेंगे, ऐसा मत कर देना R समानुपाती L स्क्वायर बटे A स्क्वायर कर दो, हाँ या ना? ओके।